तो हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, तो कैसे हो? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहेगा। तो आज मैं कोई रिकव नहीं दूंगा। आप अगर चाहो तो एपिसोड 1 एंड 2 को देख सकते हो। तो चलिए अब मैं एपिसोड 3 को शुरू करता हूँ। एक बार जब सभी सेफ हो गए, समूह ने काउंट के चारों ओर गैदर किया, जिसने उस पक्षी का विस्तार से डिस्क्रिप्शन दिया। उसके पंखों की विंग स्पैन 5 फुट तक पहुंचती थी। उसकी बीक तेज थी और खांसे की तरह चमक रही थी। उसका पूरा शरीर जीवंत बैंगनी फेदर्स से ढका था। वह जीव एक ही मूवमेंट से मृत्यु फैला सकता था। अपने चारों ओर सब कुछ पॉइजन में बदल देता था। उसके सिर पर एक गोल्डन क्राउन विराजमान था, जो उसे एक रीगल मेनेस का स्वरूप देता था। सोरंग, जो पूरी तरह कैप्टिवेटेड था, ने पूछा, क्या यह 10 महान विषैले जीवों में से एक है? केल्सन ने कंफर्म किया और बताया कि यह जीव जीनो था, जो उन सभी में टॉप रैंक पर है और उसे किंग ऑफ ऑल वेनम की उपाधि प्राप्त है। सोरंग का एक्साइटमेंट स्पष्ट था, जैसे वह कल्पना कर रहा हो कि कैसे सबसे खतरनाक इंसेक्ट्स और स्नेक्स भी इसके सामने मामूली प्रतीत होते हैं। केल्सन ने बताया कि जीनो को यहाँ के विषैले सांपों ने आकर्षित किया होगा, क्योंकि यह केवल ऐसे जीवों के सिर का कंजम्पशन करता है। जब सोरंग ने पूछा कि ऐसे प्राणी कितने कॉमन हैं, केल्सन ने जवाब दिया कि इनका साइटिंग अत्यंत दुर्लभ है, शायद 1 सदी में एक बार। फैसिनेटेड, सोरंग ने पूछा, क्या इस क्रीचर को कैप्चर करना संभव है? इस सवाल ने टैंक के सदस्य स्तब्ध कर दिए, पर केल्सन अम्यूज्ड थे। उन्होंने पूछा, क्या तुम वास्तव में ऐसा करना चाहते हो? जब सोरंग ने एडमिट किया कि वह चाहता है पर जीनो के वेनम से डरता है, केल्सन नोइंगली मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सीरियस हो तो एक रास्ता है। सोरंग अस्टॉनिश्ड रह गया। केल्सन ने कहा, यदि तुम टैंक क्लैन की पॉइजन टेक्निक्स को मास्टर कर लो, तो तुम्हें हर प्रकार के विष से इम्यूनिटी प्राप्त हो सकती है, यहां तक कि जीनो के जहर से भी। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि ये टेक्निक्स कभी भी आउटसाइडर्स को नहीं सिखाई जाती। एक पेट्रियार्क होने के नाते वह नियम नहीं तोड़ सकते थे। सोरंग ने ईगरली पूछा, यदि मैं इस परिवार का हिस्सा बन जाऊं, तो क्या मुझे यह सीखने का अधिकार मिलेगा? उसने यह भी पूछा कि क्या कंप्लीट इम्यूनिटी जीनों के वेनम को सहन करने के लिए पर्याप्त होगी। केल्सन ने कंफर्म किया और वादा किया कि यदि सोरंग तुरंत अग्री करे, तो वह उसे सब कुछ बिना किसी रिजर्वेशन के सिखाएंगे और उसकी प्रोग्रेस को स्वयं देखेंगे। पर यदि उसने हेजिटेट किया, तो वह अपना मन बदल सकते हैं। सोरंग ने कबीले में शामिल होने का निर्णय लिया और केल्सन को पितृपुरुष कहकर मार्गदर्शन मांगा। केल्सन की मिस्चिवस ग्रिन यह दर्शा रही थी कि मानो उन्होंने सोरंग को मजबूर कर दिया हो। अब से, केल्सन बोले, तुम हमारे फैमिली का हिस्सा हो। दूसरी ओर, एक डिकेड स्थान पर ब्लड हैंड रोसा तक अनंग के ट्रेसेस एक गुफा में मिले। फुटस्टेप्स ने एक नोटबुक तक मार्ग दिखाया, जिसे केल्सन के पास लाया गया। उसकी कंटेंट्स देखने के बाद उन्होंने पुष्टि की कि यह ब्लड हैंड पॉइजन क्लॉ की सीक्रेट टेक्निक्स को दर्शाती है। सोरंग थोड़ा अनर्व्ड था। वह पोथी रक्त से लिखी गई थी। केल्सन ने कहा, अब हमें रिटर्न करना चाहिए। जब सोरंग ने पूछा कि क्या वे हेडिंग हैं सिचुआन, केल्सन ने कहा, अब जब हमारे पास ब्लू स्पॉट सेंटीपीड का कोर और यह मैनुअल है, तो वही सही मार्ग है। सोरंग ने अनुरोध किया कि वे पहले अकादमी रुकें, ताकि वह अपने फ्रेंड्स को मुक्त कर सके और अपने बिलोंगिंग्स ले सके। केल्सन ने अप्रूव किया। जब वे डिपार्ट कर रहे थे, सोरंग ने पीछे देखा और कुछ असामान्य पाया। जीनो का एक चमकता हुआ बैंगनी पंख। सभी ने उसे थॉटफुली देखा। केल्सन ने उसे उठाया और कहा, यह एक कीपसेक होगा, तुम्हारे परिवार में शामिल होने की मेमोरी। सोरंग ने आभार जताया, पर केल्सन ने सुझाव दिया कि वह अपनी एड्रेस में परिवर्तन करे, जो कि एक इनिशिएशन रिचुअल के बाद तय होगा। इस बीच टैंग कबीले के ग्रैंड पेट्रियार्क टैंग मुसोंग अंततः लौट आए, थके हुए लेकिन बिना समय गंवाए। कबीले के सदस्य उसे तुरंत अंदर ले गए और बताया कि वह मुश्किल से जीवन के साथ होल्ड ऑन कर रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, मुसोंग ने तुरंत हान को बुलाया। अंदर मौजूद सभी लोग उसके सडन अराइवल से चकित थे। उसने अपनी बहू को बताया कि वह सक्सीड हो गया है, उसने औषधि प्राप्त कर ली है, और रिवील्ड किया ब्लू स्पॉट सेंटीपीड का खोर। ओवरकम विथ रिलीफ, बहू की आंखों से आंसू बहने लगे। तुरंत औषधि देने की प्रिपरेशंस शुरू हुई। मुसोंग हान के दर्द से भरे चेहरे को देखकर गहराई से मूव्ड हुआ। वह शुक्रगुजार था कि वह समय पर लौट आया। बहू के कहने पर
मुसोंग ने औषधि अपनी पोती को दी। जैसे ही उसने उसकी कलाई पर उंगली रखी, एक चमकदार नीली रोशनी ने उसे एनवेलप कर लिया। सभी की सांसें सस्पेंडेड थीं। सब उसकी आंखें खुलने की होप कर रहे थे। इसी बीच सोरंग को थोड़ा ग्रॉगी महसूस हुआ। वह सेंट्रल पीएलएस, सेंट्रल प्लेन्स की विशालता देखकर मार्वल कर रहा था। यह उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा था। यात्रा में 1.5 महीने से अधिक समय लग चुका था। ह्यान से होंगो तक की बोट राइड, फिर नानजिंग होते हुए अंततः सिचुआन में स्थित टैंग कबीले के रेजिडेंस तक पहुंचना। पी ने एक्साइटेडली अनाउंस किया, हम पहुंच गए हैं। विशाल द्वार पर खड़ा सोरंग गेप्ट कर रहा था, यह जानकर कि पूरी पहाड़ी टैंग कबीले की है और इसका नाम भी था टैंग कबीला पर्वत, टैंग क्लैन माउंटेन। वह नर्वसली स्वॉलो करता रहा, दृश्य से अभिभूत। तुरंत टैंग कबीले के सदस्य पैट्रियार्क का ग्रीट करने बाहर आए। उनकी संख्या देखकर सोरंग अस्टॉनिश्ड रह गया। क्या ये सभी सिचुआन टैंग कबीले से थे? भीड़ में एक लाल पोशाक में लड़की रोती हुई दौड़ी। वह थी हवान। उसके चेहरे पर टीयर्स ऑफ जॉय चमक रहे थे और वह अपने पिता को पुकारते हुए गले लग गई। सोरंग पूरी तरह स्पेल बाउंड था। उसकी सुंदरता इतनी रेडिएंट थी कि वह कुछ कह ही नहीं पाया। वह उस सेलिब्रिटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी जिससे वह अपने पिछले जीवन में जुड़ा था। अपनी जीवित बेटी को देखकर प्रसन्न हुआ और हिना का परिचय सोरंग से कराया। सोरंग थोड़ा डेज्ड था, चिल्सन की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ वीड्स या ग्रास के बारे में बड़बड़ाया, लेकिन चिल्सन ने उसे ठीक किया। यह सब फूल के बारे में था। हवान के गाल शर्म से फ्लश हो गए। चिल्सन ने कहा, वह फूल जो तुमने अनदेखा किया था, वही ये लड़की है। सोरंग डम फाउंडेड रह गया। उसे अपनी पहले की बातचीत याद आई और एक वेव ऑफ एम्बैरेसमेंट ने उसे घेर लिया। वह समझ गया कि उसने बहुत बड़ी भूल की थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वह इतनी सुंदर स्त्री को ओवरलुक कर चुका था। सिचुआन टैंग कबीले की एकमात्र पुत्री, जो प्रसिद्ध थी वेनोमस फ्लावर टैंग, हावन के नाम से। बचपन से हवान ने एक इमोशनल वेट ढोया था। एक बार उसने बुजुर्गों को आपस में बात करते सुना। वे उसकी प्रतिभा को लेकर निश्चित नहीं थे, लेकिन इस पर सहमत थे कि उसकी सुंदरता उसे मोरम की 3 सबसे सुंदर लड़कियों में रैंक करती है। बात विवाह तक पहुंची। एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया कि पैट्रियार्क दूसरी शादी करे, लेकिन पैट्रियार्क ने उसे डिक्लाइन कर दिया और इससे हवान बैफल्ड हो गई। यह सब सुनकर उसने ठान लिया कि वह खुद को सिद्ध करेगी, टैंग कबीले की मार्शल आर्ट्स में उत्कृष्टता प्राप्त करके। वह यह दिखाना चाहती थी कि एक स्त्री होते हुए भी वह परिवार का गौरव बन सकती है। लेकिन उसकी इंपेशेंस ने उसके अंदर एक हार्ट डीमन को जन्म दिया, जिससे उसकी साधना में डीविएशन आ गया। जब हवान उठी, उसकी मां, ग्रैंड पैट्रियार्क और 2 अन्य उसके बिस्तर के पास थे। उसकी मां विजिबली रिलीव्ड थी। हवान की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अपोलोजाइज करते हुए रोने लगी। मैंने परिवार को निराश कर दिया। मैंने अपनी सारी एनर्जी खो दी। उसके दादा, ग्रैंड पैट्रियार्क, उसे देखकर बोले, तू तो एक ब्रैट निकली। उसने हवान को रोने से मना किया और याद दिलाया कि वह कितनी दूर तक आई है। मास्टरिंग 100 विषयों तक का स्तर प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं थी। उसने उसे चीयर अप करने को कहा, लेकिन हान उलझन में पड़ गई। जब उसने 100 झर का जिक्र किया, तभी उसने देखा कि उसकी ऑरा ग्लोइंग कर रही है। उसने स्पष्टीकरण मांगा और ग्रैंड पैट्रियार्क ने एक कहानी रिवील की, एक रहस्यमय युवा योद्धा की, जिसने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि उसे एनर्जी ऑफ 1000 पॉइजन्स दे दी, जो उसके पूर्व स्तर से कहीं अधिक थी। वर्तमान में हान ने वीड वाली बात पर सवाल उठाया और सोरंग को गहरा एम्बैरेसमेंट महसूस हुआ। उसकी वह पुरानी फ्लिपेंट रिमार्क, जिसमें उसने हवान की तुलना खरपतवार से की थी, उसके दिमाग में रीसर्फेस हो गई। उसने खुद को कोसा, लेकिन माहौल लाइटन करने के लिए मजाक करते हुए कहा कि पैट्रियार्क ने उसकी बात ज्यादा गंभीरता से ले ली। खुद को कंपोज करते हुए उसने हान का औपचारिक स्वागत किया और कहा कि उसे देखकर बहुत खुशी हुई कि वह अब स्वस्थ है। हान ने अपना परिचय दिया, मैं टैंग हान हूं, जिसे वेनोमस फ्लावर भी कहते हैं। उसने अपने जीवन रक्षक के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त की और वादा किया कि वह यह फेवर कभी नहीं भूलेगी। सोरंग उसकी सुंदरता से एंट्रेंस्ड, ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। तभी केल्सन ने इंटरप्ट किया और सोरंग से पूछा कि उसे उसकी बेटी कैसी लगी। सोरंग हैरान रह गया जब उसने अपने सिर में एक आवाज सुनी। यह कोई साउंड ट्रांसमिशन था।
केल्सन ने उसे छेड़ते हुए पूछा, क्या तुम मानते हो कि हान वाकई स्टनिंग है? और इशारा किया कि शायद भविष्य में वे दोनों और क्लोजर हो सकते हैं। बाद में सोरंग एक बड़े स्नान गृह में रेस्ट कर रहा था, पूरी तरह ड्रेन्ड महसूस कर रहा था। उसके पास एक बास्केट में रखे सेंटीपीड्स शांति से सो रहे थे। अचानक एक जागा और उसकी ओर देखकर स्माइल करने लगा। हालांकि वे डरावने दिखते थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे वे उसकी बात समझते हों। जब उसने उन्हें गर्म पानी से वॉर्न किया, तो वे उसकी बात मानकर खुद ही बकेट में ठहर गए। उनके अम्यूजिंग बिहेवियर से सोरंग मुस्कुराया। उसे याद आया कि पी ने कहा था कि सेंटीपीड्स स्पिरिचुअल क्रीचर्स होते हैं। उसने मन में ठान लिया कि वह इनके बारे में और सीखेगा। हालांकि केल्सन की हवान से जुड़ी बातें अभी भी उसके मन में लिंगर कर रही थीं, जिससे उसे बेचैनी हो रही थी। दूसरे पवेलियन में परिवार एक बड़े मेज के चारों ओर जमा हुआ था। ग्रैंड पैट्रियार्क, पैट्रियार्क, उनकी पत्नी और हान। केल्सन ने घोषणा की कि वह सोरंग को ईस्ट विंग रूम देगा, एक ऐसा स्थान जो पारंपरिक चीनी निवासों में केवल कपल्स के लिए होता है। ग्रैंड पैट्रियार्क ने पूछा, क्या वाकई सोरंग इतना टैलेंटेड है? केल्सन ने कंफर्म किया और बताया कि सोरंग की क्षमताएं केवल लक का परिणाम नहीं थीं। उसने बताया कि सोरंग के पास विषैले जीवों का अनपैरेलल्ड नॉलेज है। उसने ओआंग को हराया, लेजेंडरी स्पिरिचुअल क्रीचर्स से सामना किया और खुद ही ब्लू स्पॉट सेंटिपीड एग्स को हैच किया। ग्रैंड पैट्रियार्क ने कहा, तुम्हें तो वाकई में एक ट्रेजर मिल गया। बात फिर हान की ओर मुड़ी। केल्सन ने अपनी बेटी से कहा कि वह चाहता है कि सोरंग उसका सन इन लॉ बने। उसने हान की ओपिनियन मांगी। हान कुछ पल क्वाइट रही। जैसे ही उसके पिता के शब्दों का रियलाइजेशन उसे हुआ, उसने उत्तर दिया कि टैंग कबीले की सदस्य होने के नाते वह अपने पिता की मंशा को समझती है, लेकिन उसने डिक्लेयर किया कि यह तय करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या वह युवा योद्धा वाकई में उस योग्य है। उसका उत्तर सुने बिना ही हान कमरे से बाहर निकल गई, पीछे एक अजीब सी ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर छोड़ते हुए। केल्सन के मन में ख्याल आया कि उस युवा योद्धा को सतर्क रहना चाहिए। उसकी रोज जितनी सुंदर थी, उसके थॉर्न्स उतने ही शिनशार्प थे। उसकी भावनाएं टर्मॉइल में थीं। अब जबकि वह 1000 पॉइजन्स कॉन्स्टिट्यूशन हासिल कर चुकी थी, वह वहीं रुकने को तैयार नहीं थी। उसे पता था कि जब तक वह आगे नहीं बढ़ती, एल्डर्स उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे। उसने ठान लिया था कि वह उस युवा योद्धा को पूरी तरह से इवैल्यूएट करेगी, उसकी एबिलिटीज से लेकर कैरेक्टर तक। इधर सोरंग विचारों में लॉस था, यह सोचते हुए कि इस परिस्थिति से कैसे नेविगेट किया जाए। उसे शक था कि हान शायद उसके प्रति रिजेंटमेंट रखती हो। आधे मजाक में उसने अपने सेंटिपीड्स, अपने बच्चों से सलाह मांगी। तभी अचानक हान उसके सामने प्रकट हुई और वह स्टन्ड रह गया। वह सांस रोक देने वाली सुंदर लग रही थी। हान ने जल्दी में माफी मांगी और कहा कि वह जल्दबाजी में है और उससे उसका हाथ मांगा। सोरंग ने हेजिटेंटली हाथ आगे बढ़ाया, ब्लशिंग करता हुआ, जैसे कोई वफादार पालतू जानवर पौ दे रहा हो। टेंशन को हल्का करने के लिए उसने मजाक में कहा कि ऐसे काम तो केवल तब होने चाहिए जब वे और क्लोजर हो जाएं, कि इन बातों का भी एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। हान एक पल को फ्रीज हो गई, फिर उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को समझ गई। उसका चेहरा गहरे लाल हो गया और उसने तुरंत कहा कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। अपनी मिस्टेक समझते ही सोरंग को जबरदस्त एम्बैरेसमेंट महसूस हुई। हान ने फिर से सफाई दी, बताया कि वह केवल उसकी पल्स जांचना चाहती थी। उसने अचानक हाथ मांगने के लिए अपोलोजाइज किया और बगल में बैठ गई। उसने कबूल किया कि उसका तरीका थोड़ा अब्रप्ट था और आश्वस्त किया कि वह बस कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहती थी। सोरंग ने ध्यान से सुना। हान ने अपने संघर्षों की कहानी बतानी शुरू की कि कैसे वह टैंग कबीले की सोल डायरेक्ट डिसेंडेंट थी और ब्रांच फैमिलीज की स्कीम से हमेशा जूझती रही। परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एल्डर्स ने एक सक्षम सन इन लॉ ढूंढने का निर्णय लिया था। उन्होंने यहां तक सोचा था कि यदि सोरंग कबीले में शामिल होता है तो उसकी भूमिका क्या होगी। उसने पहले से माफी मांगी कि उसे कुछ कंफर्म करना है, पर यह भी कहा कि परिणाम चाहे जो भी हो, वह उसे एक बेनिफैक्टर की तरह सम्मान देगी, शायद एक स्वॉर्न सिबलिंग के रूप में भी। सोरंग ने उसे आश्वस्त किया, फिर से हाथ बढ़ाते हुए कहा कि वह जो चाहे कंफर्म कर सकती है। हान ने उसकी कलाई पर हाथ रखा और एक हल्की ब्लू ऑरा निकली।
जब उसने उसकी पल्स असेस की, उसने बताया कि टैंग कबीले की मार्शल आर्ट्स विशिष्ट हैं। उन्हें अपनाने के लिए व्यक्ति को धीरे धीरे झर के संपर्क में आकर अनुकूल होना होता है। पॉइजन्स की रैंकिंग होती है, 5 जहर, 10 जहर, 100 पॉइजन्स, 1000 पॉइजन्स और अंततः 10,000 पॉइजन्स। हान को आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि सोरंग का शरीर 10 पॉइजन्स के अनुकूल हो सकता था। यह दुर्लभ था किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो टैंग कबीले में पैदा नहीं हुआ हो। हालांकि ये सिर्फ 10 पॉइजन्स थे, इसका मतलब उसकी एप्टीट्यूड सिर्फ एक फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक जाती थी, उससे ऊपर नहीं। उसने यह कहते हुए विदा ली और सोरंग को डीप इन थॉट छोड़ गई। अकेला सोरंग इस रेवलेशन पर मल ओवर करता रहा। 10 पॉइजन बॉडी। और उसका चेहरा फीका पड़ गया। इस सच्चाई के मायने चिंताजनक थे। हो सकता है कि वह जिन्हों को पकड़ ही न पाए, जो उसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। कई घंटे बाद हान ने स्नान गृह से कदम बाहर रखा। दिन में कई बार स्नान करने के बावजूद उसने महसूस किया कि उसके शरीर से एक अजीब सी गंध निकल रही थी। यह तब से था जब से उसने ब्लू स्पॉट सेंटिपीड का इनर कोर अवशोषित किया था। वह तैयार होते हुए सोच रही थी, क्या यह उसके उस अनग्रेटफुल व्यवहार की सजा थी जो उसने अपने सेवियर के लिए दिखाया था? इधर सोरंग गहरी नींद में था। वह एक ड्रीम लाइक संवाद का सपना देख रहा था। कोई उससे उसके काइंडनेस के लिए धन्यवाद कर रहा था। वह हान थी या शायद नहीं। जब उसने पूछा कि क्या यह सपना है, उस आकृति ने बताया कि यह सपना तो लगता है, पर वास्तव में नहीं है। उसने अपना परिचय ब्लू स्पॉट सेंटिपीड के रूप में दिया, जिसने हान की अपीयरेंस उधार ली थी ताकि वह सोरंग को डरा न दे। वह स्वयं को उन सभी जीवों की माता बता रही थी जिनसे सोरंग अब तक मिला था। तभी 3 छोटी लड़कियां प्रकट हुईं और सोरंग ने समझा कि वे वही सेंटिपीड ऑफस्प्रिंग थीं जिन्हें वह साथ लाया था। उसने पूछा कि वह उसके ड्रीम्स में कैसे आई। उसने बताया कि उसे निर्दयता से मार दिया गया और अपने बच्चों को पीछे छोड़ देने की लिंगरिंग ग्रज ने उसे स्वर्ग तक पहुंचा दिया। उसका स्पिरिट उसके इनर कोर में फंस गया। वह लड़की हान, जिसने उसका कोर खा लिया था, वह उसे शापित कर चुकी थी। लेकिन अब उसे अपनी ग्रज मिटाने का मौका मिला था और यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि सोरंग उसके सभी बच्चों को अपने साथ ले आया था। सोरंग ने चुपचाप स्वीकारा कि भले ही उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, पर उसके कारण ही उस ब्लू स्पॉट सेंटिपीड की मृत्यु हुई थी। इस दोष से वह खुद को अलग नहीं कर पाया। वह उसकी ओर देखते हुए बोली, क्या मेरे बेनिफैक्टर मुझे एक विनती पूरी करने का वचन देंगे? सोरंग ने बिना झिझक के वादा किया। उसकी इच्छा सरल थी, कृपया मेरे बच्चों की देखभाल तब तक करें जब तक वे पूरी तरह वयस्क न हो जाएं। सोरंग चकित रह गया। उसने कहा कि आम सेंटिपीड्स तो 2 बार मोल्टिंग के बाद स्वतंत्र हो जाते हैं। वह मां बोली, हाँ, लेकिन मेरी जाति सामान्य नहीं है। मेरे संतानों को 2 मोल्ट्स तक मेरे इनर कोर की ची की धारा चाहिए होती है, तभी वे जीवित रह सकते हैं। उसके बाद वे दूसरों की ची से जी सकते हैं। इस रेवलेशन से सोरंग को यह प्रश्न आया, क्या बच्चों को हान के पास रहना होगा क्योंकि उसने कोर खा लिया है? मदर सेंटिपीड ने स्वीकारा कि उसने क्रोध में हान को शाप दिया था कि उसके शरीर से ऐसी गंध निकले जिसे कोई पुरुष सहन न कर सके और वह कभी मां न बन सके। लेकिन वह यह कर्ज हटाने को तैयार थी, बशर्ते कि उसके बच्चे हान के इनर कोर की ची से पोषित हो सकें। शायद इसी रास्ते से सोरंग हान का दिल भी जीत सके। सोरंग ने गहराई से सोचा, फिर मुस्कुराया और बोला, नहीं, यह सही नहीं लगेगा। मैं हान की परिस्थिति का फायदा नहीं उठा सकता। मदर सेंटिपीड उसकी इंटेग्रिटी से प्रभावित हुई। उसने पूछा, तो फिर तुम क्या करोगे? उसने याद दिलाया, हान ऐसे पुरुष को चाहती है जो शक्ति रखता हो, लेकिन वह तुम्हारे लिए 10 ग्रेट वेनोमस क्रीचर्स के इनर कोर्स जादू से नहीं ला सकती। यह सुनते ही सोरंग की आंखों में एक स्पार्क जला। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझ पर भरोसा करो। सोरंग ने उसे आश्वस्त किया, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सोरंग और हान एक साथ बैठे थे। अब हान को समझ आ गया था कि उसके शरीर से आ रही अजीब गंध ब्लू स्पॉट सेंटिपीड के इनर कोर की वजह से थी। सोरंग ने उसे समझाया कि यदि हर कुछ दिनों में उन सेंटिपीड्स को उसके शरीर पर रखा जाए और उन्हें उसकी चेयाई अवशोषित करने दी जाए, तो यह गंध धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाएगी।
हान थोड़ी देर चुप रही, फिर हिचकिचाते हुए पूछ बैठी, क्या तुम सच में बिना किसी बदले के मेरी मदद करने को तैयार हो? उसे पता था कि सोरंग चाहे तो इसके लिए बड़ी मांग कर सकता था। सोरंग मुस्कुराया, मैं किसी स्त्री की कठिन परिस्थिति का फायदा नहीं उठा सकता। ये मेरी फितरत नहीं है। मैं ऐसा बेशर्म इंसान नहीं बनना चाहता। हान उसके जवाब से चौंक गई और एक पल के लिए अपराध बोध से भर उठी। उसने कहा, मैं अब और तुम्हारी दया नहीं ले सकती। बिना कुछ लौटाए उसे अपने पिता की बातें याद आने लगीं, लेकिन अब सोरंग की नोबिलिटी देखकर उसे एहसास हुआ कि केवल टैलेंट और मार्शल पावर ही किसी पुरुष को महान नहीं बनाते। सोरंग ने फिर अपनी बात साझा की, हान द्वारा कहे गए 10 पॉइजन बॉडी वाले शब्दों को याद करते हुए। उसने एक साहसी योजना का खुलासा किया। अगर मैं केवल 10 तरह के विष को ही अवशोषित कर सकता हूं, तो मैं चाहूंगा कि वे दसों जहर सेंट्रल प्लेन्स के 10 सबसे विषैले जीवों से हों। हान स्तब्ध रह गई। उसके शब्द एक साहसिक ऐलान की तरह लगे। अंडर द हेवंस, स्ट्रॉन्गेस्ट, ऑल फॉर हर। उसकी गालें गुलाबी पड़ गईं। मुराम की 3 फूलों में से एक और टैंग क्लैन की वेनमस फ्लावर के जीवन में पहली बार किसी पुरुष ने इतना ऑडेशियस प्रस्ताव उसके लिए रखा था। तो कैसा लगा आज का एपिसोड हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपने अभी तक शैडो रैकेश एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एपिसोड 4 में।